हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि आर्य कौन है, इनका मूल निवास स्थान कहाँ है। और आप लोगों ने जाना कि आर्य शब्द जो है वो भाषाई समूह का व्यंजक है। एक समान भाषा बोलने वाले लोगों को आर्य कहा गया। हालांकि संस्कृत में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कुलीन, श्रेष्ठ या एलीट क्लास, है ना। लेकिन अगर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि आर्य शब्द किसका व्यंजक है, तो आप लोग बताओगे कि आर्य शब्द जो है वो भाषाई समूह का व्यंजक है। दूसरी बात हम लोगों ने ये भी चर्चा की कि आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ है, और आप लोगों ने जाना हालांकि कई इतिहासकारों में इस तथ्य को लेकर, इस बात को लेकर मतभेद है। कई भारतीय इतिहासकार जैसे गंगानाथ झा हो, त्रिवेद हो, एल.डी. कल्ल हो, ये भारत का मूल निवास स्थान बताया जाता है आर्यों का। लेकिन कई ऐसे इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, हंगरी, इन सब देशों में आर्यों का मूल निवास स्थान है। तो जो मान्य मत है वो ब्रेंडनस्टीन का मत है, क्योंकि आर्यों से संबंधित जो प्राचीनतम प्रमाण हमें मिला है वो हमें आल्प्स पर्वत क्षेत्र से मिला है। तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे थे कि आर्यों का, या जो मान्य मत है कि आर्यों का मूल निवास स्थान आल्प्स पर्वत क्षेत्र है। और जो भी शोध और अनुसंधान हुए हैं उससे यह बात प्रमाणित हुआ है कि आर्य 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया होते हुए बोलन और खैबर दर्रे के रास्ते भारत आए, और भारत आकर एक नवीन सभ्यता, एक नए सिविलाइजेशन को आर्यों ने जन्म दिया, जिसे हम आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जान लें कि जो प्रारंभिक आर्य सभ्यता या वैदिक पीरियड है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। जो इनिशियल फेज है वो उसे हम लोग ऋग वैदिक पीरियड, और जो बाद का फेज है उसे हम लोग लेटर वैदिक पीरियड, अर्थात पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो आर्यों का आगमन का काल माना जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसे हम लोग पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहते हैं। और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूर्व वैदिक काल के विषय में जानकारी लेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आर्य शब्द भाषाई समूह का व्यंजक है। आर्य जो घुमक कर जीवन जीते थे, खाना बदोश जिंदगी जीते थे, पशुओं की तलाश में, चारागाहों की तलाश में, मूलतः चरवाहे लोग जो इधर उधर भटकते रहते थे, जिनका सामाजिक स्वरूप, राजनीतिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप कबीलाई था, जनजातीय था। आर्य जो थे वो कई कबीलों में विभक्त होते थे। आर्यों के अंदर ना तो कोई जाति थी, ना ही कोई वर्ण था, ना ही वर्ग विभेदीकरण था। जो थे वो आर्य थे, और हरेक आर्य किसी न किसी कबीले से अटैच्ड होते थे। कबीले को जन कहा जाता था, उसका नाम होता था, क्योंकि हमें ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। ऋग्वेद में कई जगह पंच जन की चर्चा है, कई आर्य कबीलों की चर्चा, जैसे भरत कबीला जो कि एक महत्वपूर्ण कबीला था, यदु कबीला, तुर्वस कबीला, ब्रीहि कबीला, ऐसे कई कबीलों का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो बिल्कुल सरल और सहज जीवन जीने वाले लोग, चारागाह की तलाश में, पशुओं की तलाश में इधर उधर भटकने वाले लोग। क्योंकि आर्य लोग नए नए स्थानों में जाते थे, इसलिए उन्हें वहां के स्थानीय लोगों के साथ आर्यों का संघर्ष होता था। इसलिए आर्य जो जनजाति थी वो एक योद्धा थे, एक्चुअली युद्ध प्रिय जनजाति थी। रथों पर आरूढ़ होते थे, अस्त्र शस्त्र से लैस होते थे। इनका ये जो भारत आए, एक हाथ खाली और एक हाथ भरा लेकर आए, और यहाँ आकर
आर्यों ने एक नवीन सभ्यता को, एक ग्रामीण सभ्यता को जन्म दिया। यहां ध्यान देने वाली बात है कि आर्य सभ्यता से ठीक पहले जो भारत की सभ्यता थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, वो एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद जिस सभ्यता को आर्यों ने भारत में जन्म दिया वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो मैंने आपको कहा कि सारे आर्य कबीला एक साथ भारत नहीं आए, सभी आर्य कबीला एक साथ भारत नहीं आए। शुरू में जो आर्य कबीला भारत आया उनका संघर्ष यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हुआ, जिसे उन्होंने दास कहा, दस्यु कहा, अंसा कहा, अद्वेयु कहा, अयज्वन कहा, कृष्णदेव कहा, अकर्मन कहा, अमानुष कहा, मतलब उनको हेय दृष्टि से देखा। और मैंने कहा कि आर्य लोग मध्य एशिया होते हुए बोलन और खैबर दर्रा के रास्ते भारत में प्रवेश किया और सबसे पहले सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में आर्य लोग बसे, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। और क्योंकि सप्त सैंधव प्रदेश की ऋग्वेद में बारंबार चर्चा की गई है, तो धीरे धीरे आर्य लोग भारत के उत्तर पश्चिम में जो कश्मीर, पंजाब, वेस्टर्न यूपी का क्षेत्र है, जो आधुनिक पाकिस्तान का क्षेत्र है, सबसे पहले आर्य लोग वहीं आकर बसे। हम लोग पॉलिटिकल एक्सपेंशन की चर्चा करेंगे, लेकिन आर्य सभ्यता को अगर हमें जानना है तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि ऋग्वैदिक काल, इसके बारे में हमें कहां से सूचना मिलती है, किस आधार पर हम ऋग्वैदिक काल की विवेचना कर पाते हैं। तो मैंने कहा कि कोई भी सेक्शन जो आप इतिहास में, भारतीय इतिहास खासकर एंशिएंट इंडिया के विषय में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि उस काल के इतिहास को जानने का हमारे पास क्या प्रमाण है, एविडेंस क्या है। और आप लोग जानते हैं कि इतिहास को जानने का दो तरह के प्रमाण होते हैं, एक तो पुरातात्विक प्रमाण और दूसरा लिखित प्रमाण, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंड रिटन एविडेंस। इसी के आधार पर हम इतिहास की विवेचना कर पाते हैं। तो हालांकि पुरातात्विक प्रमाण की अगर हम बात करें तो आर्यों से संबंधित जो अभिलेख हमें अभी तक प्राप्त हुए वो भारतीय क्षेत्र में नहीं प्राप्त हुए, बल्कि मध्य एशिया में प्राप्त हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बोगाज कोई अभिलेख जो हमें मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है, और बोगाज कोई अभिलेख जिसे हम मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं। और यह अभिलेख जो है वो 1400 बीसी प्राचीन है, 1400 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है। और इस अभिलेख में दो राजा, हित्ती राजा और मितन्नी राजा, सुबिलुम्मा एंड मतियौजा, ये दो राजा थे, और दोनों राजाओं के बीच में एक पैक्ट हुआ है, संधि हुआ है, जिसकी चर्चा इस अभिलेख में की गई है। और यह बताया गया है कि इस पैक्ट के समय, इस संधि के समय गवाह के रूप में 4 वैदिक देवताओं की चर्चा बोगाज कोई अभिलेख में की गई है। और ये 4 जो देवता हैं ये है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये 4 वैदिक देवताओं की चर्चा बोगाज कोई अभिलेख में मिला है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण अभिलेखीय प्रमाण है ऋग्वैदिक काल के इतिहास को जानने का। अब दूसरा एक और अभिलेख जो कि एक महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है कस्सी अभिलेख। सॉरी, कस्सी अभिलेख। यह अभिलेख 1600 बीसी प्राचीन है। कस्सी अभिलेख जो कि मध्य एशिया से ही मिला है, और इस अभिलेख से हमें यह सूचना मिलती है कि आर्यों की एक शाखा ईरान होते हुए भारत में प्रवेश किया। आर्यों की एक शाखा ईरान होते हुए भारत में प्रवेश किया। यह सूचना हमें
कस्सी अभिलेख से मिलता है, और हमें मिस्र से भी एक अभिलेख मिला है, मिट्टी से बना हुआ अभिलेख है जिसका नाम है एल अमरना अभिलेख, जो कि मिट्टी का बना हुआ है। और इस अभिलेख में भी कई वैदिक नामों की चर्चा हमें मिलती है। ये 3 महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिस अभिलेख से हमें ऋग्वैदिक काल के विषय में सूचना मिलती है। इसके अलावे हरियाणा के भगवानपुरा जो हरियाणा में अवस्थित है, यहां से हमें 13 कमरों का एक मकान मिला है, मिट्टी का बना हुआ मकान। यह भी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण है जिससे हमें ऋग्वैदिक काल के विषय में सूचना मिलती है। इसके अलावे ऋग्वेद, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि ऋग्वेद श्रुति साहित्य है। ऋग्वेद से भी हमें प्रारंभिक आर्यों के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं, जो हम लोग जब ऋग्वैदिक काल के विभिन्न आयामों को, विभिन्न पक्षों को देखेंगे, अर्थात उसके राजनीतिक विस्तार के पक्ष को, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और जो धार्मिक स्वरूप था उसके बारे में जब हम विवेचना करेंगे तो उसमें ऋग्वेद में वर्णित जो तथ्य हैं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और वहां से हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। इसलिए ऋग्वेद भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है ऋग्वैदिक काल के इतिहास को जानने का। तो आइए सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल एक्सपेंशन के बारे में जाने और जाने कि किस तरह आर्य सभ्यता का विस्तार जो है वो भारत में हुआ और ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता कहां से कहां तक फैला हुआ था। जैसा कि मैंने बताया कि आर्य लोग का जो आगमन हुआ भारत में, सभी आर्य कबीला एक साथ भारत नहीं आए। प्रारंभ में जो आर्य कबीला भारत में आया, मैंने आप लोगों को बताया कि आर्यों का प्रवेश मध्य एशिया होते हुए बोलन और खैबर दर्रे के रास्ते वो भारत में प्रवेश किया और सबसे पहले सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में वो लोग बसे। ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधु प्रदेश की चर्चा है, अर्थात सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र की चर्चा है। और सबसे पहले भारत के नॉर्थ वेस्ट में, जो कि एकमात्र प्रवेश का मार्ग था भारत आने के लिए, क्योंकि उत्तर में हिमालय है, इधर हिमालय है, समुद्र है, तो उस समय सामुद्रिक यात्रा संभव नहीं था, स्थल मार्ग से ही यात्रा की जाती थी। तो बहुत ही कठिन मार्ग होते हुए आर्यों का आगमन, आर्य कबीलों का आगमन भारत के क्षेत्र में हुआ। और सबसे पहले आर्य जो थे वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच, 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच आर्यों का आगमन जो हुआ वो सप्त सिंधु प्रदेश, जिसमें आज का कश्मीर, आधुनिक पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान का क्षेत्र, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी तक आर्य सभ्यता का प्रसार जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में आर्यों का प्रसार भारत में हुआ। अर्थात भारत के नॉर्थ वेस्ट में आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। अगर हम कहें कि ऋग्वैदिक काल में आर्य सभ्यता का केंद्र कहां था, तो आर्य सभ्यता का केंद्र जो था वो सरस्वती नदी से लेकर यमुना नदी तक था। सरस्वती नहीं, सतलज नदी से लेकर, तो ऋग्वैदिक काल में सभ्यता का केंद्र सतलज नदी से लेकर यमुना नदी तक था, जिसे ब्रह्मावर्त कहा जाता था। अगर आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में सभ्यता का केंद्र कहां था, तो आप लोग जवाब देंगे ब्रह्मावर्त।
और यह जो एरिया था वो सतलज नदी से लेकर यमुना नदी तक का क्षेत्र था, अर्थात भारत के उत्तर पश्चिम में आर्य सभ्यता का विस्तार हुआ था और पूर्व में इसका विस्तार उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी तक, यमुना नदी तक इसका प्रसार हुआ था। और मैंने कहा कि सारे आर्य कबीले एक साथ भारत नहीं आए, सारे आर्य कबीले एक साथ भारत नहीं आए। प्रारंभ में जो आर्य कबीला भारत आया उनका संघर्ष यहाँ के स्थानीय लोगों से, अर्थात लाल मृत भांड प्रयोग करने वालों से, लाल और काला मृत भांड का प्रयोग करने वालों से, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनके साथ हुआ। आर्य लोगों में रेशियल फीलिंग थी, मतलब जो अनार्य तत्व थे उनको वो घृणा के दृष्टि से देखते थे। तो यहाँ के लोकल लोगों के साथ उनका संघर्ष हुआ, जिनको उन्होंने दास कहा, जिनको उन्होंने दास कहा, दस्यु कहा, अंसा। अंसा मतलब होता है चपटी नाक वाला, अंसा। अद्वेयु, वेद में विश्वास नहीं करने वाला, अकर्मण, वैदिक कर्मों को नहीं करने वाला, अमानुष, जो मनुष्य है ही नहीं, अयज्वन, वैदिक यज्ञों को नहीं करने वाला, शिष्णदेवा, लिंग पूजा करने वाला। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग शिव की पूजा, लिंग की पूजा का प्रमाण भी भारत में पहला प्रमाण अगर हमें मिलता है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है। और प्रारंभिक आर्य शिव की आराधना नहीं करते थे, इसलिए यहाँ के लोकल लोगों को वो कृष्ण देवा भी कहते थे। मतलब हेय दृष्टि से यहाँ के निवासियों को, जो भारत के रहने वाले लोकल लोग थे, उनको हेय दृष्टि से देखा, उनके साथ उनका संघर्ष हुआ। लेकिन मैंने यह भी कहा कि सारे आर्य कबीले, आर्य जो कबीलों में विभक्त थे, जिनको जन कहा जाता था, हर एक कबीले का अपना एक नाम होता था और हर एक आर्य जो होते थे वो किसी न किसी कबीले से अटैच्ड होते थे और उस कबीले का नाम ही उनकी आइडेंटिटी भी होती थी। ऐसे कई पंचजन की चर्चा ऋग्वेद में कई बार की गई है, अनु, द्रुहु, ब्रीहि, यदु, तुर्वस। इसके अलावा भरत कबीला एक इंपॉर्टेंट कबीला था, सबसे इंपॉर्टेंट कबीला भरत कबीला था, जिसके शासक वर्ग को त्रित्सु भी कहते थे। यदु और तुर्वस के बारे में कहा गया कि इंद्र इसको बाद में बुलाकर भारत लाए। तो प्रारंभ में जो आर्य कबीला आया उसका संघर्ष यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ हुआ, लेकिन आगे चलकर जो आर्य कबीला आया उनका संघर्ष आर्यों के साथ भी हुआ और अनार्यों के साथ भी हुआ, जो आर्य नहीं थे। इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है ऋग्वेद के 6ठे मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है। यह युद्ध, दशराज युद्ध जो हुआ था, यह पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। पुरुषनी नदी, जिसको जो ऋग्वेद में रावी नदी को कहा गया है। इस युद्ध में 5 आर्य कबीले और 5 अनार्य कबीलों के समूह को भरत कबीले के राजा सुदास ने परास्त किया था। मतलब एक तरफ भरत कुल का राजा सुदास था, जिसके पुरोहित जो थे वो वशिष्ठ मुनि थे, और 10 राजाओं का जो समूह था उसके पुरोहित विश्वामित्र थे। यह युद्ध लड़ा गया था पुरुषनी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, जिसमें सुदास की जीत हुई थी। और 5 जो आर्य पंचजन, जिसमें अनु, यदु, द्रुहु, ब्रीहि और तुर्वस, ये पंचजन थे। और 5 अनार्य राजा भी थे जो आर्य नहीं थे, है ना। ऐसे अनार्य राजा का नाम भी हमें मिलता है, जिनका नाम है अकिन्न, अकिन्न, पक्त, सीवी, भलानत, विशानी।
ये 10 राजाओं का समूह, जिसमें पंचजन 5 आर्य थे और 5 अनार्य राजा थे, इन 10 राजाओं के समूह को पुरुषनी नदी के तट पर भरत कुल के राजा सुदास ने परास्त किया था। इसकी सूचना हमें ऋग्वेद से मिलती है। एक अन्य युद्ध की भी चर्चा है जहां पे भरत कुल के ही राजा ने एक पुरुत्सा नाम, पुरुकुल के राजा जो पुरुत्सा थे वो भरत कुल के राजा के ही साथ थे, जिन्होंने हराया था अनार्य कबीले को। इस बात की भी चर्चा हमें मिलती है ऋग्वेद से। मतलब इससे यह पता चलता है कि आर्यों का जो भारत में आगमन हुआ संघर्ष के साथ हुआ, और संघर्ष के साथ ही भारत में उन्होंने एक नए सिविलाइजेशन को, एक नवीन संस्कृति को जन्म दिया, जिसे हम वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। आपने राजनीतिक विस्तार भी देखा कि ऋग्वैदिक काल अर्थात 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच जो है आर्य सभ्यता का विस्तार जो हुआ था, वो आज का आधुनिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी तक इस सभ्यता का प्रसार हुआ था। पॉलिटिकल एक्सपेंशन से आप परिचित हो गए। अब हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक स्वरूप, पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था, है ना। तो सबसे पहले आप लोग जाने कि मैंने कहा कि कबीलाई स्वरूप था। ये लोग एक जगह नहीं रहते थे। चारागाह की तलाश में, पशुओं की तलाश में घुमक्कर जीवन जीने वाले लोग, आर्य लोग कई कबीलों में विभक्त थे। कबीले को हम आर्यों के राजनीतिक स्वरूप की अगर हम बात करें, आर्यों का राजनीतिक स्वरूप, तो मैंने कहा कि आर्य कबीले को जन कहा जाता था। आर्य कबीले को जन कहा जाता था। ऋग्वेद में कई बार पंचजन की चर्चा हमें मिलती है। पंचजन, जिसमें शामिल थे पुरु, यदु, अणु, व्रीहि और तुर्वस। ये सब कबीले के नाम हैं। ये सारे कबीले के नाम हैं। सबसे महत्वपूर्ण कबीला जो था वो भरत कबीला था, सबसे शक्तिशाली। इसके शासक वर्ग का नाम त्रित्सु था। त्रित्सु। ऐसा कहा जाता है कि यदु कबीला और तुर्वस कबीला को बाद में इंद्र ईरान से बुला कर लाए। इससे यह बात पता चलता है कि सारा आर्य कबीला एक साथ भारत नहीं आया। इनका आगमन शनय शनय भारत में हुआ और इनका आपसी संघर्ष भी हुआ। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ संघर्ष हुआ, जिसका सबसे सुंदर उदाहरण है पुरुषनी नदी के तट पर जो 10 राज युद्ध लड़ा गया था, जिसमें 10 राजाओं के समूह को भरत कुल के राजा सुदास ने परास्त किया था। तो ये कबीला जो था, ये कबीलाई स्वरूप था। मैंने कहा कि राजनीतिक स्वरूप कबीलाई स्वरूप है। राजा है, लेकिन वो किसी क्षेत्र का राजा नहीं, अपने कबीले का मुखिया होता है। तो कबीले को जन कहा जाता था और राजा को जनस्य गोपा, गोप्ता कहा जाता था। जो सबसे लोकप्रिय स्वरूप था ना शासन का, वो वंशानुगत राजतंत्र था। वंशानुगत राजतंत्र, मोनार्की, वंशानुगत राजतंत्र था। राजा को जनस्य गोपा या गोप्ता कहते थे। राजा का 2 मुख्य काम होता था। एक तो युद्ध में कबीले का नेतृत्व करना और दूसरा अपने कबीले की रक्षा करना। हालांकि गणतंत्र का भी उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। गणतंत्र के अस्तित्व का भी प्रमाण हमें ऋग्वेद से मिलता है। और गणतंत्र जहां पर राजा जनता के द्वारा चुना जाता था, उसके प्रधान को गणपति कहते थे, या ज्येष्ठक भी कहीं कहीं हमें मिलता है। अगर हम पॉलिटिकल स्वरूप की बात करें तो मैंने बताया कि शासन का सबसे लोकप्रिय स्वरूप जो था वो वंशानुगत राजतंत्र था। राजा
अपने कबीले का हेड होता था, मुखिया होता था, और जब भी युद्ध की स्थिति होती थी तो युद्ध में अपने कबीले का, क्योंकि कबीले के जितने भी सदस्य हैं वो योद्धा हैं, वो एक योद्धा है। धीरे धीरे जब भारत में 3 संस्थाओं का भी विकास हुआ राजा की मदद करने के लिए, ये 3 संस्थाएं थी, ये 3 संस्थाएं थी, सभा, समिति और विदत। राजा की मदद करने के लिए धीरे धीरे 3 संस्थाओं का विकास हुआ। सभा, जो नॉर्मली छोटे मोटे वाद विवादों का निपटारा करता था, इसके भाग लेने वालों को सभेय कहते थे, और इसके जो सदस्य होते थे उनको सुजात कहा जाता था। इसकी तुलना आप आज के राज्यसभा से कर सकते हैं। और यहाँ पर छोटा मोटा वाद विवाद का निपटारा किया जाता था सभा में। ऋग्वेद में 8 बार सभा की चर्चा की गई है। समिति जो था एक केंद्रीय संगठन था, समिति जो था वो एक केंद्रीय संगठन था। इसके अध्यक्ष को पति या ईशान कहते थे, जो नॉर्मली जो राजा होते थे वही इसके अध्यक्ष होते थे। यहाँ पर राजकीय विषयों पर चर्चा होती थी। इसकी तुलना लुडविग महोदय ने समिति की तुलना आज के लोकसभा से की है, और सभा की तुलना आज के राज्यसभा से, अपर हाउस से की है। और समिति की चर्चा ऋग्वेद में 9 बार की गई है। समिति की चर्चा ऋग्वेद में 9 बार की गई है। आर्यों का सबसे प्राचीन संस्था था वो विदत था, जहाँ पे धार्मिक, सैनिक और असैनिक मामलों को विदत में देखा जाता था। इसकी चर्चा ऋग्वेद में 122 बार की गई है। रामशरण शर्मा ने इसको मौलिक संस्था माना है। सबसे प्राचीनतम संस्था जो है आर्यों का वो विदत ही है। इस तरह से आप देखते हैं कि सभा, समिति और विदत ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जो शासन में राजा को मदद करती थी। इस समय चूंकि एक कबीलाई स्वरूप था, कोई व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, इसलिए बलि नामक जो कर की चर्चा मिलती है, बलि का मतलब होता है सैक्रिफाइस। बलि नामक जो कर है वो एक्चुअली स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार होता था। जो आर्य होते थे वो अपने राजा को स्वेच्छा से जो उपहार देते थे उसे ही बलि कहा गया है। तो बलि अब कोई करारोपण पद्धति इस समय विकसित नहीं हुई है। छोटा मोटा प्रशासन तंत्र राजा की मदद के लिए डेवलप किया गया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते थे पुरोहित। ये राजा का मुख्य परामर्शदाता होता था पुरोहित। राजा का मुख्य परामर्शदाता, सबसे इंपॉर्टेंट पदाधिकारी राजा का पुरोहित ही होता था। इसके अलावे ब्राजपति चारागाह के अधिकारी को कहते थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था, जो युद्ध के समय कुलप कहते थे अपने कुल के पर, वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी होता था। कुलप को इकट्ठा करना ब्राजपति का काम था। चारागाह के अधिकारी भी होते थे। कुलप कुल के प्रधान को कहा जाता था। ग्रामिणी गाड़ाग्राम के प्रधान को कहा जाता था। विस्पति विष के प्रधान को कहा जाता था। स्पर्श गुप्तचर को कहते थे। दूत सूचना देने वाले को कहते थे। तो छोटा मोटा प्रशासन तंत्र भी डेवलप हुआ था राजा की मदद करने के लिए। राजा की मदद करने के लिए एक छोटा मोटा प्रशासन तंत्र। अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की अगर हम चर्चा करें, ऋग्वैदिक काल के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की चर्चा करें, तो प्रशासन का सबसे छोटा यूनिट जो था वो परिवार था। प्रशासन का सबसे छोटा यूनिट परिवार था। उसके ऊपर ग्राम। हालांकि ग्राम शब्द की उत्पत्ति संग्राम से हुई। यहां ग्राम को आप गांव से कंपेयर नहीं करेंगे, मतलब योद्धाओं के छोटी टोली को ग्राम कहा गया। ग्राम से ऊपर विष, इससे बड़ा समूह होता था। ग्राम से बड़ा समूह विष होता था। विष की चर्चा ऋग्वेद में 170 बार की गई है।
और सबसे बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था वो जन था, जिसकी चर्चा 275 बार ऋग्वेद में की गई है। तो आप देखेंगे कि ऐसा पहले ना कभी हुआ ना बाद में कभी हुआ, जबकि फैमिली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट था। दूसरी बात कि सबसे बड़ा अपराध जो था वो पशु चोरी था, और न्याय व्यवस्था में वरदेय की प्रथा थी। वरदेय मतलब बदला चुकाने की प्रथा। जैसे किसी व्यक्ति के जान की कीमत 100 गाय होती थी, जिसको सत गाय कहते थे। इस तरह आपने देखा कि राजनीतिक स्वरूप भी ऋग्वैदिक काल में बहुत ही सरल है, सहज है। जो सबसे लोकप्रिय स्वरूप है शासन का वो वंशानुगत राजतंत्र है। हालांकि गणतंत्र का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद से मिलता है, जिसके प्रधान ज्येष्ठक या गणपति कहलाते थे। छोटा मोटा प्रशासन तंत्र भी राजा की मदद के लिए। कोई करारोपण पद्धति विकसित नहीं हुई। बलि नामक कर राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर होता था, कोई जनता पर थोपा नहीं गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट जो था वो परिवार था, उसके ऊपर ग्राम, उसके ऊपर विश्व, और सबसे ऊपर जन की चर्चा ऋग्वेद में 275 बार और विश्व की चर्चा 170 बार की गई। इस तरह से आपने देखा कि कितना सहज और सरल स्वरूप था ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक स्वरूप। अब हम लोग चर्चा करेंगे, ऋग्वेद में नदियों की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 40 नदियों की चर्चा की गई है। और अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वो सिंधु नदी थी। अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी, तो वो सिंधु नदी थी। और सिंधु के नदी और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र को ही सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा गया है। सप्त सैंधव प्रदेश। सिंधु नदी के पूर्वी हिस्से में भी कई नदियां बहती थी और पश्चिमी हिस्से में भी। अगर हम बात करें सिंधु नदी के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की, जिसकी चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है, तो इसमें है पहला क्रुम, जिसका आधुनिक नाम है कुर्रम। गोमती, गोमल आधुनिक नाम, सुवास्तु, स्वात नदी, कुंभा, काबुल नदी। तो ये जो पश्चिम दिशा में सिंधु नदी के जो पश्चिम दिशा में नदी बहती थी, उसमें जो चर्चा है क्रुमु, जिसका आधुनिक नाम कुर्रम है, गोमती जिसका आधुनिक नाम गोमल है, सुवास्तु जिसका आधुनिक नाम स्वात नदी है, और कुंभा जिसका आधुनिक नाम काबुल नदी है। अब हम देखेंगे कि सिंधु नदी के पूर्वी दिशा में कौन कौन सी नदियां बहती थी, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में है। तो पहला नाम है अस्कनी। अस्कनी को अभी हम लोग चेनाब नदी के नाम से जानते हैं। दूसरा पुरुषनी, महत्वपूर्ण नदी है, जिसके किनारे दशराज युद्ध भी लड़ा गया था, ये रावी नदी को कहा गया है। तीसरा वितस्ता, झेलम नदी को कहा गया है। विपाशा, व्यास नदी को कहा गया है। सतुद्रु, सतलज नदी को कहा गया है। तो सिंधु नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। अगर कंपटीशन में यह पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है, तो सिंधु नदी। इसके पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां, तो क्रुमु जिसका आधुनिक नाम कुर्रम है, गोमती जिसका आधुनिक नाम गोमल है, सुवास्तु जिसका आधुनिक नाम स्वात है, और कुंभा नदी जिसका आधुनिक नाम काबुल है। उसी तरह
पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों में अस्कनी जिसका आधुनिक नाम चेनाब है, पुरुषनी जिसका आधुनिक नाम रावी है, वितस्ता जिसका आधुनिक नाम झेलम है, विपाशा जिसका आधुनिक नाम ब्यास है, शतद्रु जिसका आधुनिक नाम सतलज है। ये एक महत्वपूर्ण नदियां हैं और यहाँ से काफी प्रश्न भी आते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, तो सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। इसके बारे में कहा जाता है यह नदी कहीं दिखती है तो कहीं नहीं दिखती है। इस नदी को नदियों की माता या महामाता, नदियों की अग्रवती, कविता की देवी, प्रार्थना की देवी, वाणी की देवी इत्यादि विशेषणों से इस नदी को विभूषित किया गया है। सरस्वती नदी बहुत ही सबसे पवित्र नदी, अगर यह पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन थी तो आप जवाब देंगे सरस्वती नदी। इसके अलावा दृशद्वती नदी सिंधु समूह की नदी नहीं है, इसकी तुलना आधुनिक चौतांग नदी से की गई है। इसकी भी चर्चा ऋग्वेद में है। हालांकि गंगा की चर्चा ऋग्वेद में मात्र एक बार है और यमुना की चर्चा 3 बार की गई है। सरयू नदी की भी चर्चा ऋग्वेद में 3 बार की गई है। इस तरह से हम देखते हैं कि कई नदियों की चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को क्या समुद्र का ज्ञान था। समुद्र शब्द की चर्चा है ऋग्वेद में, लेकिन समुद्र यहां जल राशि का द्योतक है। मान्य मत के अनुसार ऋग्वैदिक कालीन आर्य समुद्र से परिचित नहीं थे। जल राशि का मतलब एक जगह जहां जल जमा होता था उसी को समुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में हालांकि हिमालय वगैरह की चर्चा मिलती है, तो इससे यह मान्य मत बना है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य हिमालय से तो परिचित थे, लेकिन सतपुड़ा से परिचित नहीं थे। हिमालय से परिचित कई चोटियों की चर्चा है। मुंजवंत, शिलामंत, आर्जी, सुसोम, ये सब पर्वत चोटियां थी। और मरुस्थल की चर्चा, मरुस्थल को धन्व कहा जाता था। एक जगह यह चर्चा मिलती है कि पारजन्य कहा गया है बादल को, पारजन्य ने धन्व को पार करने योग्य बनाया। इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को हिमालय का ज्ञान था। हिमालय के चोटियों की चर्चा है। मुंजमन, शिलामंत, आर्जी, सुसोम इत्यादि चोटियों की चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है। समुद्र से ऋग्वैदिक कालीन आर्य परिचित नहीं थे। आज के वीडियो में हम लोग यहीं पर रुकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ऋग्वैदिक काल का सामाजिक स्वरूप क्या था, आर्थिक स्वरूप क्या था और धार्मिक स्वरूप क्या था। इन तीनों को हम लोग एक साथ जानेंगे और अपने कंसेप्ट को, अपने अवधारणा को क्लियर करेंगे। धन्यवाद।